रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जारी है और इस महीने में तमाम लोगों की ये कोशिश होती है, तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़े रखें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं भी रख पा रहे होते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोज़ा रख कर जिनको कुछ बीमारियाँ होती हैं, हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनको मुश्किल दरपेश आ रही होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए कि स्पेशली वो लोग जिनको दिल की बीमारी होती है, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद, वो किस तरह से रोज़े रख सकते हैं और कैसे अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं जी, ताकि अपने कोई सवाल हो आपके तो वो हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लें। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अकबर साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, ज़ाहिर बहुत कॉमन है, लोगों में स्टंट डला होता है, बहुत कॉमन होता है कि लोगों के बाईपास कॉमन ना सही, लेकिन बहुत सारी बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। तो ऐसे में आप क्या गाइड करते हैं उनको रमज़ान के महीने में? हाँ, एक तो थैंक यू सबसे पहले कि आपने वर्ड स्टेंट बोला है। नॉर्मली लोग स्टंट बोलते हैं तो हमें पहले वो करेक्ट करना पड़ता है, तो स्टेंट एंड स्टंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो देखें, जिस इंसान को जो टिपिकली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बाय द पेशेंट्स और या उनके रिलेटिव्स कि जी डॉक्टर साहब ये रोज़े रखना चाह रहे हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में रोज़े नहीं छोड़े, तो 3-4 कार्डियक कंडीशन हैं, हार्ट की कंडीशन, जिसमें हम मना करते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी कंडीशन में आप थोड़ी सी मेडिसिन को ऑल्टर कर देते हैं, उनकी टाइमिंग्स को या उनकी नेचर को, तो यू कैन गेट अवे विद इट। जो 3-4 चीज़ें जिसके अंदर बड़े स्ट्रिक्टली मना करते हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट वो लोग हैं जिनके दिल का पट्टा कमज़ोर है या जिनको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर के मर्ज़ में। और उस मर्ज़ में क्योंकि उनका दिल का पट्टा वो सारा खून जो फेफड़ों से दिल में आता है, जिसका दिल का काम एक पंप का है, जिसको उसने सारा आगे खून को आगे पंप कर देना है, क्योंकि मसल वीक है, सारा खून आगे पंप नहीं कर सक रहा है, इसलिए कभी कभार खून वापस फेफड़ों में चला जाता है हार्ट फेलियर में। और ऐसे लोगों को पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। इन लोगों को हमने डाययूरेटिक्स दिए होते हैं जो पेशाबावर अद्वियात हैं, जो कि पानी की क्वांटिटी को जिस्म में कम रखते हैं ताकि दिल को कम काम करना पड़े। और ऐसे लोगों में अगर ये लोग रोज़ा रखना चाहें तो इन डाययूरेटिक्स की वजह से उनमें ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए इनको तो बड़ी स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग डाययूरेटिक्स में ऐसी दवाइयाँ जो आपको पेशाब लाती हैं तो इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। जो आपने स्टेंट की बात की है, स्टेंट किसी में डला हो या रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ हो तो रिकमेंडेशंस आर कि अराउंड 6 वीक्स पहले अगर आपको कोई ऐसा इवेंट हुआ है तब तो आप अवॉइड करें। उससे पुराना हो चुका है काम, आप पेशाब अद्वियात पे नहीं है, अपनी मेडिसिन रूटीन में लेते हैं, तो देयर शुड बी नो इशू रमज़ान के हवाले से। आखिरी चीज़ ये कि जो ब्लड प्रेशर के बहुत कॉमनली पेशेंट्स हैं, उनमें भी कुछ पेशेंट्स को इस किस्म के ब्लड प्रेशर की दवाइयों पर रखा जाता है जो यूरिन ला के ब्लड प्रेशर नीचे करती हैं, तो उनमें हम अक्सर किसी और किस्म की ब्लड प्रेशर मेडिसिन पर स्विच कर देते हैं फॉर 1 मंथ, या टाइमिंग्स चेंज कर देते हैं, इफ्तारी के बाद कर देते हैं ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो तमाम लोग जो कि रोज़ा रखने डॉक्टर कहते हैं उनको वो एलिजिबल है कि रोज़ा रख सकते हैं डॉक्टर की इजाज़त से, उन लोगों की रूटीन किस तरह की होनी चाहिए? सहरी में, इफ्तार में क्या रूटीन हो? जो आई होप कि कार्डियक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें, और ये मैं अपने पेशेंट को बड़ी कॉमनली काउंसिल करता हूँ, इवन इन यूएस हम यही बात करते थे कि ये जो आप 1 दिन या 2 दिन मीट खा लें, चिकन खा लें, तो आपको इतना गिल्टी होने की फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी हफ्ता एवरेज आउट कर लेते हैं दैट शुड बी ओके। वो आपकी जो चीट डेज कहते हैं तो दे आर टोटली एक्सेप्टेबल फ्रॉम हार्ट साइड ऑफ थिंग्स। सिर्फ एक कंपोनेंट खाने का है जो कि विद इन आवर्स आपकी हेल्थ स्टेटस को चेंज कर देता है, और वो नमक है। ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, या अगेन ऐसे लोग जिनका हार्ट का मसल वीक है, वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ये सॉल्ट टेस्ट वाला खाना या सॉल्ट इनटेक करें, हैवी सॉल्ट इनटेक करें, तो विद इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स उनकी मेडिकल कंडीशन चेंज हो सकती हैं, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, उनका हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग्स में, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है। अगर आप एक रूटीन के अच्छे स्टेबल कार्डियक पेशेंट हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आप हर चीज़ खाएं। ऑब्वियसली वी नो कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सबको पता है कि गलत है, फ्राइड आइटम्स हैं, और वो सबके लिए हैं। वो सबके लिए हैं, हाँ एग्जैक्टली। उसमें कोई हार्ट पेशेंट के लिए ख़ास मनाही नहीं है। हार्ट पेशेंट को बिल्कुल भी मैं तो मना करता हूँ कि आप उबले हुए खानों पे मत लें। हम कहते हैं घी बंद करें, वो बेचारे ऑयल भी बंद कर देते हैं, वो बेचारा पानी में बना के उसको एयर फ्राई और इस किस्म की चीज़ें खिलाते हैं, तो वैसे ही डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में, और बेचारा आता है। अब देखिए पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट लोगों की है ही खाना,
तो आप उस बेचारे से वो भी ले लेते हैं, उसको पहले हार्ट का इशू चल रहा है, मेडिसिन भी वो 20-20 खा रहा है और उसका खाना भी अपन कर देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। सबा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। चल लगता है सबा ने या तो सेगमेंट सुना है और उनको अपना जवाब मिल गया, इसलिए बात ही नहीं करी। अच्छा, मुझे एयर फ्रायर की हम बात अभी बीच में हो भी रही थी। जितने कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, क्या उनके लिए वाकई रिकमेंडेड होता है कि एयर फ्रायर से चीज़ें बेहतर है, या कि जो आपने बात की घी मना किया तो तेल भी बंद कर दिया? हाँ, तो बिल्कुल घी मना होता है, और ये जो देसी घी भी, हाँ देसी घी, देखें ये बहुत कॉमनली आस्क्ड है कि जी देसी घी भी हमेशा, और मक्खन भी हमने जो घर में बनाया है, मेरे घर में अम्मा पापा को है और मैं देख रहा हूँ कि वो देसी, हर रोज हमसे क्वेश्चन होता है। और इशू क्या है कि देसी घी का फायदा इस चीज़ में कि उसमें वो केमिकल्स नहीं मिले हुए जो बाजार में ऑयल्स में और सब में, जो कि उसकी लॉन्गेविटी के लिए ऐड किए जाते हैं, हाँ प्रिजर्वेटिव्स। लेकिन जो देसी घी का अपना मॉलिक्यूल है, दैट इटसेल्फ इज हार्मफुल फॉर द हार्ट, तो वो चीज़ हमने अवॉइड करनी है। उसके मुकाबले में डॉक्टर साहब देसी घी सबके लिए वैसे खतरनाक होता है? देखें, जो इस देसी घी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि जी जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं ऑयल की वजह से वो बढ़ जाते हैं, घी की वजह से बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी खुद जो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाती है वो ऑलमोस्ट 3/4 होता है उस कोलेस्ट्रॉल के जो आप खाएं। यानी एक एवरेज इंसान के अंदर एक दिन में कोलेस्ट्रॉल जो बनती है वो 1.2 ग्राम है, उनमें से 900 मिलीग्राम 800 to 900 बॉडी खुद बना रही है। ओके। यानी आप अगर सुबह नहारी सिरी पाए शुरू करें, रात तक खाते रहें, आप मैक्सिमम 300 to 400 मिलीग्राम ही अंदर लेते हैं। असल वो चीज़ है जो बॉडी में खुद बन रही है। सही। होता, और ये क्यों बन रही है कि हमारी बॉडी में रोज़ मसल्स टूट रहे हैं, हर रोज़ हम रात को सोते हैं, मसल रीबिल्ड होते हैं, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल रात को पैदा होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की गोली भी रात को दी जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को रीबिल्ड करना है, उसकी वॉल्स का सीमेंट है। तो ये आप कोलेस्ट्रॉल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते एक दिन भी, कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए बॉडी को, और बॉडी वो खुद प्रोड्यूस करती है। इशू इज़ कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है, इसमें हम सब लोगों के अंदर वो डिफेक्टिव पीस क्या है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रह जाती है, सारा कुछ बिल्डअप के बाद जो एक्स्ट्रा सीमेंट पड़ा रह गया, उसका जो बॉडी से डिस्पोजल का मैकेनिज्म है वो थ्रू लिवर होता है, और लिवर से ये हमारे फीसिस में निकल जाती है। हमारे ये डिफेक्टिव हैं, ये जो डोर्स हैं लिवर के ऊपर लगे हुए, ये सारी साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट में, ये जेनेटिक है बाय, हाँ ये इसीलिए आप अगर किसी भी यूएस बेस्ड स्टडी में जाएंगे वो आपको बताएंगे कि जी अगर आप साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में, तो ये लहदी अकेले ही एक रिस्क फैक्टर है कि आपको हार्ट डिजीज जल्दी आ जाएगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। हमारे जीन्स में, ये जीन्स में है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी लोग कहते हैं कि अच्छा वैसे तो तेल के खाने नहीं खा रहे, क्यों कह रहे क्योंकि ऑलिव ऑयल है तो ये हेल्दी है, तो उससे चिपड़े चुपड़े खाने सही डीप फ्राई किए हुए वो खा रहे होते हैं हार्ट पेशेंट्स। देखिए हाँ, तो ऑलिव ऑयल का हमें इस्लामी तौर पे तो पता था हमेशा से कि जी जैतून है, इट वाज गुड। जो ऑलिव ऑयल का पहले मैं फ़ायदा जो प्रूवन साइंस का वो बता देता हूँ, फिर हम आएंगे चुपड़े पे। जो ऑलिव ऑयल का प्रूवन बेनिफिट है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 2022 में स्टडी पब्लिश की है, वेरी ऑथेंटिकली डन, और जो हमारे मेडिसिन के टॉप के जर्नल्स आते हैं 2-3 उनमें पब्लिश्ड है, यानी पीयर रिव्यूड भी है और क्रिटिसाइज भी है, उसके बाद पब्लिश होती है। उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि आधा टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का अगर आप दिन में खाते हैं तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, फालेज और हार्ट अटैक दोनों का रिस्क ऑलमोस्ट 20% नीचे चला जाता है। अच्छा। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इट डज नॉट मैटर कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें या रेगुलर ऑलिव ऑयल लें, जो लाइट ऑलिव ऑयल कहते हैं, जो कुकिंग में यूज़ होता है, जिसकी आप बात करें। और लेकिन उन्होंने जो क्वांटिटी स्पेसिफाई की है वो आधा चम्मच है एक चीज़। तो लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ पे वो लाइट ऑलिव ऑयल मिलता नहीं है, यहाँ हमेशा वो पाम ऑयल के साथ मिक्स्ड मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ही प्रॉब्ली आप यूज़ करें। अगर आप फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं ऑलिव ऑयल, तो ½ टेबल स्पून एवरी डे विल हेल्प यू। ठीक है, मेडिकली प्रूवन। जो सॉरी एक कॉलर सर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाकिर साहब, आप आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं उस दिन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मतलब है कि मैंने 4 स्टड डाले हुए हैं, एक पेस मेकर लगाया हुआ है। ठीक है, और क्या दिक्कत हो रही है आपको रमजान में अभी? मतलब है मैं रोजे तो नहीं रख सकता, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, रोजे रखने से मुझे तो प्रॉब्लम बन जाती है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ देखिए, हमने जैसा बात की है और मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था, ऐसे पेशेंट्स जो बेशक हार्ट पेशेंट्स हैं, स्टेंट्स डले में हैं, ये पेसमेकर भी है,
और वो हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने रखा हुआ है, कोई सिम्टम्स नहीं है हार्ट डिजीज़ के, एंजाइना वगैरह नहीं है, और स्टेंट्स को डले या हार्ट अटैक को हुए 6 वीक से ज़्यादा गुजर चुका है, तो इनको इजाज़त है। लेकिन अगर इनके लिए मुश्किल हो रही है तो मे बी ये मेडिकली इतने स्टेबलाइज नहीं है, इनको अपने फिजिशियन से मिलकर अपनी मेडिसिन को ऑप्टिमाइज़ करें कि इनको क्यों मसला हो रहा है, अदरवाइज मसला होना नहीं चाहिए। अच्छा, वो पेशेंट्स जिनको ज़रा हार्ट का कोई इशू तो है, लेकिन जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत अगर अरसा गुजर गया है, मेडिकल कंडीशन स्टेबल है, रोज़े रख रहे हैं, फिर भी कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, कोई बेएहतियाती हो जाती है ड्यूरिंग रमज़ान के? वो थे तो हार्ट पेशेंट बट ठीक थे, रूटीन अच्छी चल रही है, हेल्थ भी बेहतर है, बट स्टिल चूंकि वो हार्ट पेशेंट थे, रोज़ा रखा हुआ है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? बिल्कुल, देखें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो 2 वजहों से होती है। हार्ट पेशेंट्स और फास्टिंग के जो अगर बात करें कि एक डिहाइड्रेशन अगर हो जाए, और एक होते हैं कैटेकोलामीन्स जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इनका अचानक सर्ज आ जाए। इन दोनों को की वजह से आपका जिसको हम एक स्टेबल प्लेक कहते हैं, आर्टरी में डिजीज़ पड़ी है मल्टीपल ईयर से और वो एक स्टेबल पड़ी हुई है, लेकिन अगर स्ट्रेस हार्मोन्स अचानक रिलीज होते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन दी जाती हैं, स्टैटिन कहते हैं, रोजुवास्टैटिन है, एटॉर्वास्टैटिन है, अगर आप ये दोनों खा रहे हैं, इनमें से एक भी खा रहे हैं, तो आपका प्लेक को स्टेबल रहता है, तो आपके रिस्क खुदा ना खासा कुछ होने का कम हो जाता है। ऑब्वियसली नलीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए एज सच रमज़ान में अगर उनको सिम्टम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो अपनी, जिससे हमने कहा कि अपनी टैबलेट्स ले रहे हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो के वॉक शॉक करते हैं और उनको सिम्टम नहीं है। हाँ, जनरली आप एक क्या गाइडलाइन देते हैं, जो कि हम देखते हैं कि स्पेशली इस खत्ते की बात करें, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान के ज़रा हार्ट पेशेंट्स का इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, बहुत अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं, ज़रा उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हम साथ ही कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं, और ज़्यादा वो तो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जेनेटिक्स में वो। लेकिन जनरल गाइडलाइन क्या है आपकी, अगर 30-40 सेकंड में बता सकेंगे ये एक टिप है जी, ये करें तो थोड़े चांस है कि आप थोड़ा या तो डिले कर लेंगे अपने हार्ट डिजीज़ को या बेहतर कर लेंगे? हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले एक ये एक्सेप्टेंस कि पाकिस्तान के अंदर एक पेंडेमिक है डायबिटीज़ का, सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन है डायबिटिक्स का हम में, और सबसे ज़्यादा डिनाइल इसके बारे में। आपकी अगर फैमिली में दोनों पेरेंट्स को है या एक भी पेरेंट को डायबिटीज़ चल रही है, तो आपको ये अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए कि मुझे भी हो सकती है, ज़ाहिर है आप में जीन्स उन्हीं की आ रही हैं। और सेकेंडली कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका, अगर आपकी फैमिली में ऐसे पेशेंट्स हैं आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, आपके ताया हैं, कजन्स हैं फर्स्ट डिग्रीज, जिनको 40s में या 30s में हार्ट अटैक हुए हैं, तो आप में भी वही जीन्स है, इसलिए आप ज़्यादा विजिलेंट रहना है। तो आप टाइम पर अगर आपने शुगर लेवल चेक करवा लें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टाइम से क्या मतलब है कि जो गाइडलाइंस कहती हैं कि इवन इन योर टीनेज ईयर्स आप चेक करवा लें, हाँ अपना कोलेस्ट्रॉल अगर मालूम हो जाएगा तो आप उसे बेहतर तौर पर मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद